नमस्ते। आप लोगों का फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी तक का 1 सप्ताह आज होने वाला है ये चैनल को स्टार्ट किए हुए और मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि 200 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं और 2000 प्लस व्यूज़ जो हमारे चैनल के अभी तक ओवरऑल क्यूमुलेटिव जो व्यूज़ हैं वो 2000 प्लस हो चुके हैं। इन सब के लिए आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स में सर्कुलेट करते रहिए और मैं ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए समय समय पे लाता रहूंगा। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए कंटेंट लाऊंगा ताकि आपको एग्जाम्स में और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें आप कंफर्टेबल फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप कॉन्फिडेंट फील करें, कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझें। तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स की क्लास स्टार्ट की है उसकी अगली कड़ी में दो कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक है आपका सोशलिज्म, दूसरा है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और तीसरा जो आज कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझ लेना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है आप समझ लेंगे। संविधान आने से पहले, जब संविधान की प्रक्रिया आरंभ हुई होगी, स्वाभाविक सी बात है, ये सब यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज में इसकी बिगनिंग दिखाई देती है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये जो पड़ाव है ये कब आता है? उसके पहले जो शासन था, या हमारे देश में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया उसके पहले अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगल एम्पायर थे, उसके पहले अन्य शासक हुआ करते थे, यानी राजाओं का शासन। कोई राजा है, उनका शासन है, प्रशासन है। तो आपके यहाँ किस तरह का शासन या प्रशासन होगा, यह पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड करता था? वो था आपके राजा के ऊपर। अगर राजा अच्छे हैं, दयालु हैं, तो प्रजा भी खुश रहेगी। जैसी राजा वैसी प्रजा। एक कहावत भी है, एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसी राजा वैसी प्रजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये वाली कहावत आपने सुनी होगी। तो आपका राजा जैसा है, उस वैसा ही आपकी प्रजा होगी। प्रजा में खुशहाली होगी या प्रजा दुखी है, ये आपके राजा के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने बाहुबली मूवी में भी देखा होगा, मेरा वचन ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। यानी राजा जो कहेगा वही कानून बन जाएगा, राजा जिस तरह से चाहेगा वैसे शासन चलाएगा। तो इतिहास में भी आप लोग देखते होंगे, कुछ राजाओं को याद किया जाता है जिन्होंने बहुत महान कार्य किए, जैसे अशोक हैं, अकबर हैं, और कुछ ऐसे राजा जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया, तंग किया, टॉर्चर किया। उन सब राजाओं को आप जानते हैं। तो जनता किसके ऊपर निर्भर थी? पूरी तरह से राजा के ऊपर निर्भर थी कि राजा कैसे होंगे। जैसी राजा होगी वैसे प्रजा की हालत होगी। अब आप सोचिए कि जब लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, लोगों में नॉलेज आ रहा है कि अब क्या होना चाहिए, क्यों हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर रहें, कि इस तरह अपने भविष्य को हम क्यों किसी के हाथ में बागडोर अपनी दूसरे के हाथों में सौंप दें। तो आप ये समझ सकते हैं कि बौद्धिक लोग आते हैं, बड़े बड़े विचारक आते हैं, और फिर वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, शासन जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, इसका अगर आप सीमित सरकार, इसका जो मीनिंग आप समझ सकते हैं कि सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट।
यानी जो सरकार की जो शक्तियां हैं वो सीमित है, वो किसी दायरे में बांधी हुई है, लिमिटेड है, किसी दायरे के अंदर है। उनकी जो शक्तियां हैं उसके ऊपर भी एक दायरा खींच दिया गया है कि आपकी इतनी ही शक्तियां हैं, इसी के दायरे में रख के आपको काम करना है। यानी संविधान वो सीमाएं निर्धारित करता है, वो बाउंड्रीज डिसाइड करता है कि सरकार क्या काम करेगी, किस तरह से काम करेगी। उस बाउंड्री के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं। ये बाउंड्री है, उसी में कन्फाइन रह के काम करना है। यही आपका रास्ता है, इसी रास्ते पे आपको चलना है। ये सरकार को कौन शक्ति देता है? सरकार को ये शक्ति कौन देगा कि आप शासन करो? तो जब जनता जागरूक हुई तो स्वाभाविक सी बात है कि जनता ने यह तय किया, जनता ने आपस में मिले और डिसाइड किए कि हम अब बहुत हो गया, हम राजा के गुलाम नहीं बनकर रहेंगे, राजा को हमारी सेवा करनी होगी। हम सिटीजन्स होंगे, हम सब्जेक्ट नहीं होंगे, हमारे ऊपर हम प्रजा नहीं, हम नागरिक होंगे। हम जैसा चाहेंगे वैसा सरकार हमारे साथ बर्ताव करेगी, हम जैसा कहेंगे सरकार हमारे साथ वैसे ही हमारे साथ पेश आएगी। तो ये कैसे हुआ? तो लोगों ने मिलकर एक विधान बनाया, एक कानून बनाया और ये सरकार को एक सीमाएं उसके लिए खींच दी, एक बाउंड्री लाइन के अंदर सरकार को रख दिया कि जो भी सरकार होगी, चाहे कोई भी शासक हो, शासक आज कोई है, कल को कोई और होगा, बदल जाएगा शासक, लेकिन संविधान या जो कानून है ये हमेशा चलता रहेगा, इसी के आधार पे शासन होगा। तो यानी कि आज के डेट में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रूलर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बदलते रहते हैं, 5-5 साल में बदल जाएंगे। क्या कंटिन्यू करता रहता है? हमारा संविधान। हमारा संविधान जैसे बना था वो अभी भी है, उसमें कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो मूल तत्व हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सरकार के लिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र में या राज्य में, उनको संविधान का रेस्पेक्ट करना पड़ता है और संविधान के दायरे में ही विद इन द कन्फाइंड लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दायरे में उनको काम करना पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी सरकार के ऊपर एक बाउंड्री लाइन है, सरकार उसको क्रॉस नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने आप को क्या करेंगे? व्यक्तियों के अधिकार महत्वपूर्ण है, व्यक्तियों के अधिकार महत्वपूर्ण। people's rights are more important, लोगों के अधिकार जो हैं वो ज्यादा महत्व वाले हैं, उसको हम प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसको हम ज्यादा महत्व देंगे, ना कि सरकार को। सरकार के पास जो शक्तियां हैं उसको हम लोग कम करेंगे और लोगों के पास जो अधिकार है उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अधिकार बढ़ाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि राज्य क्या है? एक अंपायर की तरह है। लाइक एन स्टेट इज लाइक एन एम्पायर, स्टेट इज लाइक एन एम्पायर, स्टेट इज लाइक एन एम्पायर। एम्पायर मतलब क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट में अंपायर का क्या रोल होता है? अंपायर क्या करता है? बेसिकली क्रिकेट के रूल्स सेट हैं, क्रिकेट के नॉर्म्स डिफाइंड हैं, बॉलिंग कैसे होगी, बैटिंग कैसे होगी, उसके रूल्स क्या है, 11 प्लेयर्स होंगे, बॉलिंग करने के लिए एक लाइन क्रीज खींची हुई है, उसके पीछे ही आपके पैर रहने चाहिए तब आप बॉल करेंगे। एक जो पिच है उसमें लाइन लेफ्ट और राइट दोनों साइड खींचा हुआ है, उसके बाएं या दाएं अगर आपकी बॉल जाएगी तो उसको वाइड करार दिया जाएगा। यानी एक दायरा है, एक कानून है। अंपायर का क्या काम है? अंपायर तब तक, अंपायर डायरेक्ट खेल में शामिल नहीं होता है, अंपायर वहां रहता है, आप जानते हैं लेग अंपायर होता है, थर्ड अंपायर है, और जो मेन अंपायर है, लेग अंपायर और एक थर्ड अंपायर है। जब तक बॉलर जो है जो तय कानून है उसके हिसाब से बॉलिंग करता है, पूरे रूल के हिसाब से बॉलिंग करता है, बैट्समैन खेलता रहता है, अंपायर कुछ नहीं करता है, ना कुछ बोलेगा। 6 बॉल आएगा, डालेंगे, ओवर खत्म, दूसरे बॉलर आ जाएंगे। अंपायर कब इंटरफेयर करता है? जब आप रूल्स को तोड़ते हैं, जब आप उस नियम को तोड़ते हैं, जब आपका पैर उस क्रीज को क्रॉस कर जाता है,
वो जो लाइन जो खींची हुई है उसको आपका क्रॉस कर जाता है तो वो कहता है कि नहीं, आपने नियम का उल्लंघन किया है, ये नो बॉल है, और इसके लिए आपको मैं पेनाल्टी देता हूं 1 रन का, और जो विरोधी दल है उसको मैं 1 रन का इजाफा कर देता हूं। बॉल अगर आपने उस तय सीमा जो है, जो पिच है, उसके बाहर आप भेजते हैं तो उसको हम लोग वाइड करार देंगे, और वाइड में भी आपको एक पेनाल्टी दी जाएगी। बॉल जो है बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाना चाहिए, जो बैट्समैन है उसके सर के बहुत ऊपर से चला जाए, तो इसमें भी नियम है। आप लोग जानते हैं कि 1 बाउंसर अलाउड है, 2 बाउंसर अलाउड है, या बहुत ज्यादा ऊपर है सर के तो उसको वाइड करार दिया जाता है। तो यही सब, यहीं पे अंपायर इंटरफेयर करता है। अंपायर या रेफरी आप कह लीजिए, कभी वो डायरेक्टली क्रिकेट नहीं खेलता है, वो नहीं खेलता है। वो क्या काम करता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि ये कानून है, ये कायदे हैं, आप इसके तहत खेलो। बस एक ऑब्जर्वर की तरह वो काम करता है कि जैसे ही रूल का उल्लंघन हुआ, अंपायर सामने आ जाता है और कहता है कि हाँ ये गलत है, बॉल टेम्परिंग आप करेंगे, तो अंपायर आपको बोलेगा। उसी तरह से राज्य राज्य का क्या काम है कि जब तक जो जनता है कानून के तहत काम कर रही है, जब तक जनता सभी कानून का पालन कर रही है, कहीं भी जा रही है, घूमने जा रही है, स्वतंत्र है, कहीं भी आपको रोजगार करने जाना है, गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में चला रहे हैं, लिमिट में चला रहे हैं, आपको कहीं कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे ही आप उल्लंघन करते हैं, ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, रेड लाइट को आप बिना रेड लाइट में ही गाड़ी आप क्रॉस कर लेते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, यानी तय कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस वाला अगर छुपा हुआ है तो तुरंत सामने आ जाएगा, आपको रोकेगा, बोलेगा कि आपने उल्लंघन किया है, आपने हेलमेट नहीं पहना है, आपको फाइन लगाएगा, आपको पेनलाइज करेगा, आपको पेनल्टी लेगा। तो जब तक आप स्पीड, मान लीजिए 60 की स्पीड में आपको गाड़ी चलाना है, किसी रोड पे लिखा हुआ है, दिल्ली में आप जहां भी जाएंगे हर जगह स्पीड लिमिट, या बहुत सारे देश में, बहुत सारे शहरों में अगर आप जाएंगे तो स्पीड लिमिट डिफाइंड है। उसके बियॉन्ड आप जाएंगे तो आजकल तो कैमरे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक आपका स्पीड मेजर कर लिया जाता है, और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि आपको पेनलाइज किया गया है, पेनाल्टी आप भर दीजिए। जब तक आप 60 के अंदर गाड़ी चलाते हैं, आपको कोई परेशान नहीं करता है, कोई तंग नहीं करता, यानी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। जब तक आप इस बनाए हुए कानून, बनाए हुए लॉ का उल्लंघन नहीं करते हैं, सरकार आपको हस्तक्षेप नहीं करेगी, आपके लाइफ को पूरी तरह से फ्रीडम है, आप एंजॉय कर सकते हैं, जहां मर्जी जा सकते हैं, जहां मर्जी खा सकते हैं, जितने मर्जी दोस्त बनाइए, जितने जहां मर्जी आप शादी कीजिए, सरकार कहीं भी आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगी, पूरी तरह से स्वतंत्रता। यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि व्यक्ति, इंडिविजुअल का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसकी स्वतंत्रता का बहुत महत्व है, और सरकार इज जस्ट लाइक एन एम्पायर, उसको अभी इंटरफेयर करना है जब कोई रूल का वायलेशन होता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यह भी है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ यहां लिखता हूं मैं, रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का यह भी मतलब है विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का यह भी मतलब है कि रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन। तो सीमित सरकार आपने देख लिया, व्यक्तियों के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है, स्टेट इज लाइक एन एम्पायर, आर्बिट्रेटर एम्पायर की तरह है, न्यूट्रल, और रूल ऑफ लॉ विधि के द्वारा शासन है, विधि का शासन होगा। तो विधि, कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम कहते हैं कि सर्वोच्च विधि, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, वो भी कानून ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शासन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। शासन कैसे होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, विधि के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि ये कानून बनाएगा कौन, यह कानून कौन बनाएगा जिसका पालन व्यक्ति करेंगे। अब इसमें जो नया कॉन्सेप्ट आता है वो आपको समझना पड़ेगा कि ये कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, हु मेक्स द लॉ, कौन कानून बनाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या कोई समूह कानून बनाता है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप, और ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल ये कानून बनाते हैं और उसका पालन सभी लोग करेंगे,
ऐसी भी व्यवस्था है कि कुछ चंद लोगों ने कानून बनाया और उसका पालन सभी लोग करेंगे। ऐसी ऐसी व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो राजाओं का जो शासन था, राजशाही मोनार्की, वहां आपको देखने को मिलेगा कि कुछ राजा और उनके मंत्री कानून बनाते हैं। राजा जो चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, वो वंशानुगत तरीके से हायरार्किकल बेसिस पे राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका वंशज जो है वही राजा बनेगा, वही किंग बनेगा। तो अगर ये राजा बनाते हैं, राजा के कुछ चुने हुए कुछ मंत्री लोग कानून बनाते हैं, तो उसको हम लोग राजशाही बोलेंगे, उसको मोनार्की बोलेंगे, जहां पे राजा का शासन हो। तो व्यक्ति या समूह, राजा का शासन, राजा का शासन, रूल बाय द किंग, द किंग। यहां पे अगर व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति का है, ऑथोरिटेरियनिज्म है उसके अंतर्गत, तो हो सकता है कि जनता की परवाह नहीं करेगा, वो उसका वचन ही उसका शासन हो जाएगा। हमने देखा है इतिहास में हिटलर, मुसोलिनी जैसे व्यक्ति जिन्होंने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी। इन लोगों ने जो कह दिया वो कानून हो गया। इन्होंने कह दिया कि ज्यूज हमारे दुश्मन है, तो उनको मार दिया गया, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जला दिया गया। तो अगर कोई व्यक्ति निरंकुश हो जाए, जैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर सीमाएं बांध रहा है, राजा के ऊपर जो शासक है उसके ऊपर सीमाएं बांध रहा है, अगर ये तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाए, मान लीजिए कि तानाशाही, तानाशाही इसको इंग्लिश में ऑथोरिटेरियनिज्म बोलते हैं हम लोग, ऑथोरिटेरियनिज्म। कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं है, कोई उसकी सीमाएं तय नहीं है कि किस तरह का कानून बनाएगा, किस तरह से लोगों को रूल करेगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन है भी तो वो उसको नहीं मानता है, बोलता है मैं नहीं मानता, मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा। या अगर थाने में अगर कोई एसएचओ आ जाता है, वो बोलता है कि किसी को आया उठा के आपको लेके जेल में डाल दिया, बोला कि यहां मेरा शासन चलता है, ये मेरा इलाका है। लेकिन आप क्या कहेंगे? अगर जागरूक हैं तो कहेंगे कि यहां कानून का शासन है, आप किस कानून के उल्लंघन में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं या उठा के ले जा रहे हैं। तो आप जागरूक हैं तो पुलिस से आप सवाल उठाएंगे, अगर जागरूक नहीं है तो पुलिस अपनी मनमर्जी चलाएगा। वो कहेगा कि ये मेरा एरिया क्षेत्र है, यहां मैं जैसे कहूंगा वैसे चलेगा, मेरा शासन है। तो अगर कोई व्यक्ति, उसके ऊपर कोई सीमाएं नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड उसके पास पावर है, अनलिमिटेड उसके पास पावर है, तो हो सकता है वो शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, मिसयूज ऑफ पावर, पावर करप्ट्स इटसेल्फ। तो शक्तियों का वो दुरुपयोग करेगा। शक्तियों का दुरुपयोग क्यों करेगा तो क्या होगा? तानाशाही जैसी व्यवस्था होगी, जहां पे प्रजा को फिर से दुख झेलना पड़ेगा, असहज होना पड़ेगा, कैसे भी करके गुलामी करनी पड़ेगी, राजा की बातों को मानना पड़ेगा, शासक की बातों को मानना पड़ेगा। तो इसके विपरीत या तो व्यक्ति या समूह बना रहा है कानून, तो तानाशाही के बहुत बहुत चांसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि अगर कोई व्यक्ति इतना स्ट्रांग आ जाए, बहुत मजबूत कोई व्यक्ति आ जाए, और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन भारत की आप कल्पना कर सकते हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख दिया गया, रूल ऑफ लॉ नहीं होता था, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से शासन नहीं चला उस समय में। उसमें आप लोग जानते हैं मीसा एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट के तहत बिना ट्रायल के लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। लाखों लोगों की आर्टिकल 21 को कर्टेल कर दिया गया, विदाउट ट्रायल, विदाउट जुडिशियरी में ट्रायल के बिना उनको अरेस्ट करके उनके फ्रीडम को कर्टेल कर लिया गया। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 हम लोग कभी करेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कानून के द्वारा, कानून में जो तय की गई जो एसओपी है, प्रोसीजर्स है, प्रक्रिया है, उसी के तहत आप किसी को अरेस्ट करेंगे, किसी धारा के तहत। लिखित कानून है, कानून लिखित है, और उस लिखित कानून का उल्लंघन अगर किसी ने किया है तभी आप उसको सजा देंगे और उसको पूरा मौका देंगे उसको प्रूव करने का कि वो इनोसेंट है या गिल्टी है, तभी आप उसको सजा देंगे। लेकिन बिना किसी प्रक्रिया के, बिना जुडिशियल किसी प्रक्रिया के, आर्बिट्ररी तरीके से, मनमाने ढंग से किसी को जेल में रख देना, ये बिल्कुल इसके खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के खिलाफ है। तो अब इसके विपरीत जो है, मान लीजिए कि कानून कौन बनाएगा, तो जनता कानून बनाए, जनता, पीपल।
लोग ही मिलके आपस में दायरों को तय करें कि सरकार के पास कितनी शक्तियां होंगी, हमारे अधिकार कितने होंगे। जनता खुद कानून बनाए। तो जनता अगर खुद कानून बनाए, जिसको हम लोग जनतंत्र का नाम दे देते हैं, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, जनता खुद कानून बनाए, कानून बना के और कहे कि यही नॉर्म है, ये सबको पालन करना पड़ेगा। ये पॉसिबल तब था जब जनसंख्या काफी कम थी, छोटे एरियाज में लोग रहते थे, कबीलों में रहते थे, छोटे गांवों में लोग रहते थे। लेकिन आज के डेट में आप कल्पना कीजिए कि जहां 140 करोड़ पॉपुलेशन है, अगर मान लीजिए एडल्ट जो 18 वर्ष से ऊपर के जो मत देने का जिनको अधिकार है, उनको भी आप काउंट कर लें तो 70-80 करोड़ होंगे। क्या ये एक जगह बैठ के कानून बना सकते हैं अपने लिए कि इसी कानून के तहत शासन प्रशासन चलेगा? तो प्रैक्टिकल वो नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो प्रैक्टिकल रूप क्या है इसका? जो प्रैक्टिकल रूप है इसका, जो प्रैक्टिकल स्वरूप आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मतलब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, उसी में आगे हम लोग देख लेते हैं। यानी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा कानून, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा कानून, के द्वारा कानून। आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है? जनता के प्रतिनिधि हैं जिनका काम क्या है? कानून बनाना। संसद, संसद में जो 543 आज हमारे यहां लोकसभा में जो लोग हैं, जनता के ही प्रतिनिधि हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और लोगों ने उनको शक्तियां दी है कि आप कानून बनाओ और हमारे ऊपर रूल कर सकते हो। आपको हम कानून बनाने का अधिकार देते हैं। तो कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कानून बनाएगी और पार्लियामेंट के कानून से शासन होगा। पार्लियामेंट के कानून से शासन होगा। और शुरुआती दौर में जब हमारा आजाद हुआ था, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण किया गया था। वहां भी जनता के प्रतिनिधि, ये अलग बात है कि वहां पे प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं था। एक सीमित मताधिकार के तहत 10 से 15% लोग ही वोट दिए थे। 10 to 15% ओनली उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए। बट फिर भी आप प्रियम्बल देखेंगे, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम उसकी बात करते हैं, हम भारत के लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनके बिहाफ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो जनता का ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। आप वो कह सकते हैं कि जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और इसके आगे भी अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो जनता के प्रतिनिधि जो समय समय पे चुने जाएंगे वो बनाएंगे। अब ये कानून बनाने का आपने दिया, लेकिन जनता अगर नाराज हो जाए, 5 साल के बाद पुनः चुनाव, नए प्रतिनिधि आएंगे कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, हमारे वेलफेयर का काम नहीं कर रहे हैं। 5 साल बाद पुनः चुनाव होगा, ये हमें फिर से वोट मांगने आएंगे। तो यहां पे जो सिस्टम है डेमोक्रेसी में, जो कहते हैं कि हेरेडिटरी सिस्टम नहीं है, हेरेडिटरी सिस्टम, इसको अबोलिश कर दिया गया। वंशानुगत आधार पे नहीं होगा, आधार इसको समाप्त कर दिया। सभी जनता पार्टिसिपेट कर सकते हैं चुनाव में, कोई भी व्यक्ति चुनकर आ सकता है। तो डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ। अब जो आप देखेंगे कि कैसे ये इंश्योर किया जाए कि जिसको हमने अपना प्रतिनिधि चुना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, उसकी जो शक्तियां हैं वो लिमिटेड हों, शक्तियां उसकी सीमित हों। तो इसके लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे कि जो टूल्स हैं, टूल्स या उपकरण फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान के अनुरूप शासन हो, इसके लिए कौन से उपकरण है, उपकरण कौन कौन से उपकरण हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। किसमें किसमें? तो लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
जुडिशियरी, तीनों ऑर्गन्स में आप शक्तियों को विभाजित कर दीजिए। जुडिशियरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, तीनों में आप शक्तियों को विभाजित कर लीजिए, ताकि जो लेजिस्लेचर है उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो जाए, एग्जीक्यूटिव है जो वो सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो जाए, यानी चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, शक्तियों का संतुलन बरकरार रहे, शक्तियों का संतुलन। दो तरीके हो गए कि आप शक्तियों का विभाजन कर दीजिए, चेक एंड बैलेंस सिस्टम लाइए, शक्तियों का संतुलन कीजिए, और तीसरा है विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तीसरा जो टूल आप देखेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। जैसे आप देखिए कि सेंटर को कुछ पावर है, कुछ स्टेट्स को पावर है, और तो थर्ड लेवल है पंचायत्स, पंचायत्स, तीन लेवल है केंद्र, राज्य और पंचायत। तीन स्तर पे हमने विकेंद्रीकरण कर दिया, तीनों के पास शक्तियां कुछ कुछ हमने बांट दी हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, यानी सेंट्रलाइज कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा शक्ति उसके पास नहीं रहेगी, शक्तियों को आप बांट दीजिए, विकेंद्र कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए अथॉरिटी को। डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप देखेंगे 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची, और पंचायतों का 243 के अंतर्गत जो आर्टिकल है उसके तहत 243 जी, उसमें 29 सब्जेक्ट्स जो उनको दिए गए हैं, यानी डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है, जो फैसला लेने की जो शक्ति है, उसको हम लोगों ने विकेंद्रीकरण कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, ताकि शक्ति एक जगह सेंट्रलाइज नहीं रहे, पावर नहीं रहे। तभी आप देखेंगे इमरजेंसी के दौरान सारी शक्तियां कहां आ जाती है, एक जगह आ जाती है, यानी वो बहुत पावरफुल हो जाता है सेंटर ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो संविधान के अनुरूप शासन हो तो ये सब टूल्स हैं, तीन टूल्स जिसकी हमने बात की, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, आर्टिकल 50 डीपीएसपी में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। चेक एंड बैलेंस सिस्टम, यानी जुडिशियल रिव्यू होगा, आप कानून जो बनाएंगे उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक समीक्षा की जाएगी। आर्टिकल 13, अगर आप जानते हैं कि कोई भी सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, इसको चेक कौन करेगा, जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका हो जो यह देखे कि कार्यपालिका या जो व्यवस्थापिका है वो जो काम कर रहा है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसके बेसिस पे आप इंश्योर करेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी ये सुनिश्चित करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम हो, संविधान के अनुरूप काम हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद चलता रहे, संविधानवाद सुचारू रूप से चले, संविधान के अनुरूप ही शासन हो। तो कोई भी अगर कानून सरकार बनाती है जो संविधान के अनुरूप नहीं है तो इसके पास, न्यायपालिका के पास यह शक्ति है कि वो उसको असंवैधानिक घोषित कर दे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जनता के बीच नाराजगी, जनता अगर आपसे बहुत ज्यादा सरकार से नाराज चल रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, जनता आपसे खुश नहीं है, शासक से खुश नहीं है, और शासक जो है अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति में अगर संविधान में जो चीजें दी गई हैं कि वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का कल्याण होना चाहिए, लोगों का आप आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लोगों की गरीबी को दूर करेंगे, लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराएंगे, लोगों का स्किल डेवलपमेंट करेंगे, रोजगार योग्य बनाएंगे, बहुत सारी चीजें आप देखते हैं कि सरकार जो है जनता से प्रॉमिस करती है। वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए जनता आपसे नाराज हो जाए तो क्या हथियार है? समय समय पे चुनाव कराना, पीरियोडिक इलेक्शन। पीरियोडिक इलेक्शन में होता है कि जनता जो आपसे नाराज है तो आपके विरोधी को वोट देके अपना फ्रस्ट्रेशन को निकालती है, फ्रस्ट्रेशन को दूर करती है।
तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो निष्पक्ष रूप से फ्री एंड फेयर चुनाव कराए, ताकि जनता को लगे कि हमने जिसको वोट दिया है उसकी सरकार बन रही है। तो जनता बहुत सर्वोपरि है, जनता का इतना महत्व है, जनता को आप दरकिनार करके नहीं चल सकते हैं। जो भी सरकार जनता को प्राथमिकता में नहीं रखेगा, डेमोक्रेसी में जनता को प्राथमिकता नहीं रहेगा, संविधान के अनुरूप शासन नहीं करेगा, उन सरकारों का वही हश्र होगा जो आज हमारे पड़ोसी मुल्कों का हो रहा है। जैसे आप देखिए, रिसेंट एग्जाम्पल है आपके पास नेपाल, उसके पहले बांग्लादेश, उसके पहले श्रीलंका। एक एक करके सत्ताएं जो है बिखर रही हैं वहां पे। लोग गरीबी में है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों को लग रहा है कि नए जो जेन जी, नए जो जनरेशन के जो लोग हैं उनके पास रोजगार के, आय के उतने स्रोत नहीं है। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि जो सत्ता में है, जो पावर में है, जो पॉलिटिक्स में है, वो ब्रांडेड गाड़ियों पे घूमते हैं, बड़ी बड़ी दुनिया के बड़े बड़े देशों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। और दूसरी तरफ जनता जो है, जनता के पास आर्थिक उनकी स्थिति में बेहतरी नहीं हो रही है और पॉलिटिशियंस अमीर हुए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति जो पैदा होती है तो लोगों में बहुत असंतोष होता है, बहुत नाराजगी होती है। तो एक बस चिंगारी सोशल मीडिया को बैन कर देना और लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन था वो नेपाल की सत्ता को हिलाकर रख दिया, जिसका आप लोग देख रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के अनुरूप शासन, जनता को सर्वोपरि रखना, डेमोक्रेसी, जनतंत्र, जनता को अगर आप भुला देंगे तो आप शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सरकार जो है आगे चलाने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसी बात पे एक रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे आप नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को रिलेट कर सकते हैं। रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, जा कहो पुण्य यदि बढ़ा नहीं शासन में, या आग सुलगती रही प्रजा के मन में, तामस बढ़ता यदि गया ढकेल प्रभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, रिपु नहीं यही अन्याय हमें मारेगा, अपने ही देश में फिर स्वदेश हारेगा। कहने का मतलब है कि जिस शासन में पुण्य नहीं बढ़ा, यानी वेलफेयर लोगों का नहीं हुआ, कल्याण लोगों का नहीं हुआ, और लोगों के मन में आग है, लोगों के मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, तामस बढ़ता गया यदि ढकेल प्रभा को, अंधकार बढ़ता जा रहा है और रोशनी कम होती जा रही है, निर्बंध पंथ यदि मिला नहीं प्रतिभा को, जो प्रतिभावान है, जो लोग मेहनती हैं, उनको उसके अनुरूप रिवार्ड नहीं मिल रहा है, तो ये अन्याय है। और ये अन्याय जो है, इसी अन्याय की वजह से आपका देश हारेगा, किसी शत्रु की वजह से नहीं। और ये बिल्कुल, ये जो चार पांच पंक्तियां जो दिनकर जी की हैं, नेपाल की स्थिति को दर्शाती है। नेपाल पे हम लोग एक चर्चा करेंगे, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मेंस के विदेश नीति की बात हम करेंगे तो नेपाल में जो हो रहा है उसका प्रभाव भारत के ऊपर, इस पे हम लोग अलग एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको समझ आई होगी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद की समझ आपकी बेहतर हुई होगी। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, तब संविधान पढ़ने में, पॉलिटी पढ़ने में आपको मजा आएगा और चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सकती है, एग्जाम में अच्छे परिणाम आपको आएंगे। इसी के साथ मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ कि जब आने वाली अगली क्लासों में आऊं तो हमारे सब्सक्राइबर और ज़्यादा बढ़ जाएं, हमारे व्यूअरशिप और बढ़ जाए, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूं और ढेर सारे कंटेंट आप लोगों के समक्ष लेके आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।